Hi friends, welcome back to the next part of the figure of speech. Last time we have seen the figure of speech जिससे हमने स्टार्ट किया था. 7 figure of speech हमने देखे थे. I told you that 20 most important figure of speeches are there. In this video we are learning the 7 again, the next 7 figure of speech. Welcome back. Each number's figure of speech we are going to see, that is the anaphora. I already told you the names we have taken from the Greek language or Latin language. Okay, they are not English, particularly English names. प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही मिक्सअप विद द अदर लैंग्वेजेस. ओके, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट फ्रेंच से ही वो आई हुई, ऐसा आप बोल सकते हो, बिकॉज फ्रांस हैज़ द रूल ऑन द इंग्लैंड बिफोर दैट. तो फ्रांस से ही ये लैंग्वेज ड्राइव होके आई है. और इटालियन लैंग्वेज में मिक्सअप है, देन जर्मन, देन ग्रीक, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. तो बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच के नेम है वो सारे ग्रीक लैंग्वेज में आपको मिल सकते हैं. तो एनाफोरा इज़ व्हाट? एनाफोरा क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन होगी कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स और द फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज वर्सेस. यू मस्ट बी रिमेंबर दैट इट हैज़ बिन डिफरेंट क्लॉज. ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिपीटेशन एंड द एनाफोरा. रिमेंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनाफोरा जो होता है उसमें कोई एक वर्ड होता है, क्लॉजेज होते हैं. रिपीटेशन में एक फ़र्क, रिपीटेशन और एनाफोरा में क्या फ़र्क होता है? सिंपल सी बात है कि रिपीटेशन में वर्ड्स एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है एंड मेक द साउंड, एक रिदम बनाते हैं. एनाफोरा में ऐसा नहीं होता. कभी कभी पोएट जो होता है, कोई दो एक सेंटेंस जो होता है वो एक साथ एक ही वर्ड से स्टार्ट करता है या फिर एक ही वर्ड वहाँ पे यूज़ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में ही उसे यूज़ करता है. रिपीटेशन में ऐसा नहीं. रिपीटेशन में वो कहीं भी रिपीट हो सकता है, बीच में हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं, लास्ट में भी हो सकता है, या फिर उसके बाद भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है उसके बाद. रिपीट का मतलब है कि दिस इज रिपीट अगेन एंड अगेन सेम सेंटेंस. एनाफोरा इज व्हाट? इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज विच इज़ अ पर्टिकुलर वन वर्ड. ओके, तो ये रिपीटेशन से बिल्कुल अलग है हालांकि एक जैसा, लेकिन मीनिंग में भी बिल्कुल अलग होता है. तो उसका सेंटेंस हम देखेंगे, उसका एग्जाम्पल ज़रा समझेंगे. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑन द रॉन्ग प्लेस ऑन द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग सिचुएशन आई वॉज रॉन्ग. अब यहाँ पे होगा कि आई वॉज, यहाँ पे रॉन्ग जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है, बट विथ मेकिंग द न्यू फ्रेज, एक न्यू सेंटेंस, न्यू क्लॉज बना के वो रिपीट होता है वहाँ पे. द फर्स्ट क्लॉज में वो यूज़ होता है, आई वॉज रॉन्ग, इट वॉज सॉरी अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑन द रॉन्ग प्लेस ऑन द रॉन्ग टाइम. रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग सिचुएशन, ये तीनों जो है वर्ड जो है एक फ्रेज बनाते हैं, नाउन फ्रेज बनाते हैं, एंड दैट नाउन फ्रेज इज़ मेकिंग द एनाफोरा. द फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ एनाफोरा. ठीक है, रॉन्ग वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन वो रॉन्ग प्लेस है, रॉन्ग टाइम है और रॉन्ग सिचुएशन है. दैट मेक्स द क्लॉजेस. नेक्स्ट सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि दे केम, दे आस्क्ड मी, दे टुक माई मनी एंड दे वेंट अवे. अब इसमें एक वर्ड है दे. ये दे जो है बार बार रिपीट होता है और वो इनिशियल प्लेस पर है. दे केम, दे आस्क्ड मी, हर बार नया क्लॉज बना रहे हैं, नया सेंटेंस बना रहे हैं एंड मेकिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि सेंटेंस बनती वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया. दे केम. ओके, इसमें क्लाइमैक्स भी है. आपको क्लाइमैक्स नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच और होगा, वो भी इसमें आता है. क्लाइमैक्स क्यों? बिकॉज दे केम, दे आस्क्ड मी, दे टुक माई मनी एंड दे वेंट अवे. एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन हुआ है, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी है. देयरफॉर इट इज़ अ क्लाइमैक्स अगेन. तो अगर इसमें क्लाइमैक्स नाम का फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द सिचुएशंस आर मेंटेन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस. सेंटेंस में सिचुएशन जो है वो एक पर्टिकुलर इसमें मेंटेन हो जाती है, सीक्वेंस में होती है. दैट इज़ अ क्लाइमैक्स. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, मदर इज़ अप फ्रॉम द गॉड. फ्रॉम द गॉड है वो, मदर इज़ एवरीथिंग. अब हर सेंटेंस में मदर जो है वो रिपीट करती है. मदर इज़ रिपीटिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस. इट्स मेक द क्लॉज, एक नया क्लॉज बनाती है. ठीक है, मदर जो होती है वो मदर
फर्स्ट टीचर भी है और फॉर्म ऑफ गॉड भी है और शी इज़ एवरीथिंग। हर बार नया क्लॉज बनता है और नई आइडिया भी होती है। शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड सम मनी फ्रॉम मी। शी टोल्ड मी दैट। अब जैसे हम यहाँ देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच का हम सेंटेंस बनाते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम एनाफोरा के ही होते हैं, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें शी या कोई एक वर्ड जो है वो रिपीट होना ज़रूरी होता है। द फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टेड विद द शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड सम मनी फ्रॉम मी। तो फर्स्ट जो क्लॉज है वो है मेन क्लॉज और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जैसे नरेशन चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम देखेंगे चेंज द नरेशन, उसमें आपको ये बात मैं ज़रूर बताऊँगा। शी टोल्ड मी ये मेन क्लॉज है, ओके, दिस इज़ वी कॉल्ड एज अ रिपोर्टेड वर्ब एंड दैट इज़ द शी वांटेड मी सम मनी फ्रॉम मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो दैट इज़ ये जो डॉट से जुड़े हुए दोनों अलग अलग क्लॉज हैं एंड रिपीटेड विद द शी वर्ब, शी नाउन प्रोनाउन। यू आर राइट, तो यू आर राइट टू थिंक ऑन द राइट मोमेंट राइट थिंग, ओके। आप सही सोच रहे हो और सही मोमेंट पे और सही बारे में सोच रहे हो। तो राइट जो है दैट इज़ रिपीटेड इन द सेंटेंस इन द ईच क्लॉज, हर क्लॉज में वो अलग ये होता है एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज एनाफोरा। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा एनाफोरा इज़ व्हाट। एनाफोरा मीन्स अ रिपीटेशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड विथ अ फ्रेज, वर्ड और फ्रेज जो अलग से क्लॉज बनाता है। 9 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। अब इसमें सिंपल उसका नाम ही इतना समझ अच्छा है, एंटी, ओके। एंटी मीन्स अपोजिट। व्हेन द आइडियाज आर अपोजिट टू ईच अदर दैट टाइम इट इज़ द एंटीथेसिस। थेसिस मतलब आइडिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके। थेसिस का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। जब दो अपोजिट कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज द एंटीथेसिस, तब हम एंटीथेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके सेंटेंस उसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो ज़रा देखेंगे। जुक्सटापोजिशन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ यूज ऑन द बैलेंस फ्रेज। जो जुक्सटापोजिशन का मतलब होता है यूज इनटू द सेंटेंसेस और मेकिंग द सेंटेंस और मेकिंग द वन कॉन्सेप्ट। दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ एक साथ जोड़कर, एक साथ रखकर एक बैलेंस फ्रेज हम बनाते हैं, ओके। बैलेंस करके उसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ टू अपोजिट आइडियाज़ टुगेदर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंगल थॉट। दोनों अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ यूज़ करके हमारे आइडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू एक्सप्लेन द आइडिया विद द टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़। अब ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, स्टिल एग्जाम्पल विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। सी ये मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये अलेक्जेंडर पोप का एपिस्टल ऑफ मैन नाम का जो एक बुक है उसमें से लिया गया सेंटेंस है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन जो होता है गॉड को प्रेयर करता है और गॉड जो वो डिस्पोज करता रहता है। ये दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं बट स्टिल दे आर शोइंग द कनेक्शन बिटवीन द मैन एंड द गॉड, ठीक है। ये एक सिंगल आइडिया कि गॉड ऑलवेज फॉर द मैन एंड मैन इज ऑलवेज फॉर गॉड, बट टू डिफरेंट अपोजिट आइडियाज़। वापस से दूसरा जो गठे नाम के जो एक पोइट है, बहुत इम्पोर्टेंट पोइट है इटालियन लैंग्वेज के। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज और रियल थिंग। लव जो है वो आइडियल थिंग है और मैरिज जो है वो रियल थिंग है। दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं बट स्टिल दे आर शोइंग द मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एक आइडियल और एक रियल, दोनों चीज़ें। दैट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन ऑन द जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड। अभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा हुआ ये ब्यूटीफुल सेंटेंस है जब उन्होंने चांद पे कदम रखा था। एंड इज ऑटोबायोग्राफी हैज़ रिटन द सेंटेंस दैट्स अ स्मॉल स्टेप ऑफ मैन। ये जो छोटा सा कदम है जब उन्होंने कदम रखा तो दैट्स स्मॉल स्टेप फॉर मैन। मेरे लिए तो एक छोटा सा कदम है, इट्स नो डाउट, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट इम्पोर्टेंट इज़ वॉट इज द जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड। लीप छलांग है, बहुत बड़ी छलांग है। पृथ्वी से लेकर चांद तक ये जो छलांग है ये ह्यूमन काइंड की है, ओके। द सिंपल थिंग इज़ व्हाट कि मेरा कदम तो मेरा है बट दिस इज़ नॉट माई फुट ऑन द मून, दिस इज़ द फुट ऑफ मैन काइंड, दिस इज द जंप ऑफ मैन काइंड फ्रॉम अर्थ टू द on the earth, on the moon.
तो बोथ आर द डिफरेंट आइडियाज़, बोथ ऑफ द अपोजिट आइडियाज़. वन इज़ अ स्मॉल स्टेप फॉर द ह्यूमन बीइंग, for the Neil Armstrong particularly individually, and the giant leap of mankind, that is for the whole humankind. Both are anti ideas, both are opposite ideas. To err is human, to forgive is divine. ये अलेक्जेंडर पोप का वापस से एक बार इम्पोर्टेंट है. मॉरल्स हमको उनका एक ये है, तो मॉरल्स में से हमने लिया है. तो err is ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है, गलती तो इंसान करता है. बट टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, उसे माफ़ कर देना ये मीन्स इट इज़ सेंट वर्क. जो माफ़ करने वाला, गलती करने वाले से माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है. दैट इज़ अ सिंपल वन. टू फॉरगिव एंड द अर्र बोथ आर द डिवाइन, बोथ आर द अपोजिट आइडियाज़, एंड वी ट्राई टू मेक द वन सिंपल आइडिया. अब इसमें से एक भी निकाल लेते तो कोई मीनिंग उसका नहीं रहता है. द लास्ट सेंटेंस, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस. विलियम शेक्सपियर का ये सेंटेंस है, पूरा नाम नहीं आया. ओके, गिव एवरी मैन दाई ईयर, इट इज़ टेलिंग टू द गॉड. गॉड को कहते हैं कि हाँ, वो सजेस्ट करते हैं इस सेंटेंस में कि हर किसी की बात सुनो. अंडरस्टैंड. गिव एवरी मैन दाई ईयर, हर किसी को अपनी कान दो. कान दो मतलब क्या है कि कान देना है, नहीं, हर किसी की बात सुनो. बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको आपका वॉइस मीन्स एडवाइस और आपकी बोलना जो है, बात तो हर किसी की सुनो, लेकिन सजेशन करने से पहले सोचो कि बहुत कम लोगों से सजेशन करो, बहुत कम लोगों से बात करो. दैट इज़ अ विलियम शेक्सपियर ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, एंड इट इज़ कॉल्ड दैट विलियम शेक्सपियर इज़ द परफेक्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द ऑल टाइम great playwright, and he has given a lot of imaginative things, a lot of beautiful sentences, and it's made the one perfect dictionary for his thoughts only. The next figure of speech we'll see. Number 10, apostrophe. इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चे हो जाते हैं, इसलिए होता है कि उन्होंने पढ़ा होता है पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं पे एपोस्ट्रॉफी मार्क्स होती है. ओके, एपोस्ट्रॉफी मार्क जो हम देते हैं, इससे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं. तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर एस लगाया होगा उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी होगी तो दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच. बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा कुछ होता नहीं है. एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज दो इट वेयर अ लिविंग बीइंग. ओके, ये होता है कि डायरेक्टली ऐसे इंसान को एड्रेस करना, बात करना ऐसे इंसान की जो एग्जिस्ट में नहीं है, जो अभी है ही नहीं. ओके, या फिर ऐसी चीज़ जो इनएनिमेट थिंग है, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसी चीज़ से बात करना कि जो लिविंग बीइंग नहीं है. पोएट कॉल अ नेचुरल थिंग टू सपोज देम इज़ अ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और द गाइड. तो पोएट जो होता है वो अपने रिलेटिव्स, नेचुरल कोई थिंग होती है, नेचुरल कोई चीज़ होती है, तो उस चीज़ को अपना रिलेटिव, अपना दोस्त या आपका गाइड मानकर उससे बात करता है, उससे टॉकिंग करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा. अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ पे भी आप एक और जो देख सकते हैं कि इट इज़ अगेन रिपीटेशन, बट इट इज़ व्हाट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. दिस सेंटेंस हियर. ओके, अगर मैं रिदम से बोलना चाहूँगा तो आई कैन से, बट सिंपली इट इज़ देयर. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये स्टार जो है वो स्टार बहुत ऊपर है. दिस इज़ नो रिलेशन बिटवीन दिस, बट द पोएट इज़ आस्किंग टू द स्टार हाउ आई वंडर यू आर, हाउ, इतना ऊपर तुम कैसे हो. ये पोएट उनसे एड्रेस करता है, पोएट उनसे बात करता है. इट मीन्स दैट इट इज़ टॉकिंग विद द स्टार. Okay, as if it is a living thing, as if it is a animal, as if it is a friend or the relative or guide. उसको वो सेंटेंस पूछता है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टैंड इट. सेकेंड सेंटेंस इज देयर, ओ होली नाइट. अब पोइट उससे कहता है ओ होली नाइट, तो नाइट से बात करने की कोशिश करता है, जो नाइट बिल्कुल भी एक समय है, दिस इज़ नॉट अ थिंग. देन कम स्वीट डेथ एंड राइड मी ऑफ दिस ग्रीफ. ये सिल्विया प्लाथ का एक सेंटेंस है उनकी एक पोएम से. तो वो कहती है कि देन कम
स्वीट डेथ, डेथ को कोई स्वीट नहीं बोल सकता, बट स्टिल शी इज़ टॉकिंग विथ डेथ एज लाइक इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ द पोएट एंड कम एंड लेट मी विथ यू, लेट मी कम विथ मी, लेट मी टेक विथ यू, अब किस तुम्हारे साथ लेके चलो, दैट शी इज़ टॉकिंग विद डेथ लाइक इट्स अ फ्रेंड. फोर्थ सेंटेंस, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ. जो पीस ऑफ अर्थ, जो ज़मीन के टुकड़े हुए हैं, वो ज़मीन के टुकड़ों से वो माफ़ी मांगता है कि मुझे ये ज़मीन के टुकड़े करने के लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. ज़मीन के टुकड़े मीन्स इट इज़ अ बंटवारा. व्हेन टू कंट्रीज आर पार्डन, टू कंट्रीज आर टेकिंग द सेपरेटेड, तो दैट पर्सन इज टेलिंग, द पोएट इज टेलिंग दैट आई एम मेकिंग द पीस ऑफ अर्थ. ये एक टुकड़े के लिए मैंने आई डीड द ब्लीडिंग, आई किल्ड मैनी पीपल. ये उससे कहना चाहता है. ये राजा जो होता है वो एक ज़मीन के मीन्स फॉर द किंगडम ही हैज़ किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, मेनी पीपल, एंड दैट ही वांटेड टू टेल हिज मदरलैंड, ही वांट टू टेल द थ्रोन, वांटेड टू टेल द स्टेट. लास्ट सेंटेंस हम देखेंगे, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन. अब ये ओशन जो है वो बिल्कुल भी जो पोएट है वो कहना चाहता है कि अरे डीप ओशन, ब्लू ओशन, रोल अप, पास हो जाओ ज़रा, मुझे जल्दी जाना है, तो प्लीज़ लेट मी विथ यू, लेट मी फास्ट, रोल हो जाओ, जल्दी में पहुंच जाऊंगा. और ये जो है इन द अदर सेंस हम कहते हैं कि ये जो दैट ओ डियर ओशन जो पूरी तरह से रोल अप है, रोल अप मीन्स अराउंड द अर्थ, पूरे अर्थ पे वो जमा हुआ है, अर्थ पे है, तो ये रोल अप है. तो उससे वो एड्रेस करता है, उससे वो बात करने की कोशिश करता है. वेन वी आर टॉकिंग, ये ध्यान में रखिए कि वेन वी आर टॉकिंग विथ नॉन एनिमेट थिंग एंड नॉन एग्जिस्ट पर्सन, जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं है ऐसे इंसान से. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम टॉकिंग विद हेलन, हेलन मीन्स और ट्रॉय हेलन, नॉट दिस हेलन. तो उस ट्रॉय की हेलन से अगर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है और डॉक्टर फॉस्टस, उसमें डॉक्टर फॉस्टस एक शैतान सी चीज़ मांगता है कि ही वांटेड टू सी एट द लास्ट द हेलन ऑफ द ट्रॉय. ऐसा कहा जाता है कि हेलन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द यूनिवर्स दैट टाइम. तो उसे वो देखने की इच्छा ये करता है, तो उससे बात करता है. तो दैट इज हेलन वॉज 1000 of years, शी हैज़ 100 of years, शी हैज़ गॉन अवे, शी इज़ नॉट नो मोर, बट स्टिल द डॉक्टर फॉस्टस इज टॉकिंग विद दैट लेडी. दिस इज द apostrophe for again. Okay, whenever the poet is talking with the non-living thing as if it is a friend, as if a living thing, then it is a apostrophe. यहाँ पे कहीं भी apostrophe s नहीं लगाएं, ये और ध्यान में रखना है. 11 नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज़ एसोनेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है ये भी. इसका कॉन्सेप्ट है, क्या होता है एसोनेंस? सिंपली द आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी इन द साउंड्स बिटवीन द इंटरनल वॉवल इन नेबरिंग वर्ड्स. ओके, अब जहाँ पे आपने बहुत सारे बचपन से आपने पढ़ते आ रहे हैं, तो पोइट्री के बारे में आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है. क्या चीज़ें पढ़ी थी? फर्स्ट राइमिंग स्कीम होती है. अब राइमिंग स्कीम आपने पढ़ी है, तो राइमिंग स्कीम आपने क्या पढ़ी कि लास्ट के जो दो सेंटेंस, लास्ट के जो दो वर्ड होते हैं उसका अगर मैचिंग होती है, ओके, पहली लाइन का फर्स्ट वर्ड और सेकंड लाइन का सेकंड वर्ड, ये दोनों अगर मैच होते हैं तो देयर इज़ अ राइमिंग स्कीम. अंडरस्टैंड? ये हमने राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स सुने कि अगर लास्ट में कुछ सेंटेंस आते हैं, बट समटाइम वी इग्नोर दैट, हम थोड़ा आधा पढ़ते हैं कभी कभी. और 3 टाइप के राइमिंग स्कीम होते हैं, इनिशियल राइमिंग, इंटरनल राइमिंग और एंड राइमिंग. जो हम पढ़ते हैं आजकल वो एंड राइमिंग है, इंटरनल राइमिंग हमें पढ़ाते नहीं है. अब उसी में एसोनेंस इज़ इंटरनल राइमिंग. ओके, एसोनेंस इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनल राइम इन द सेम लाइन. एक ही लाइन में जहाँ पे 2 या 3 वर्ड होते हैं जिनमें बीच वाला जो एक ये होता है, साउंड होता है, वो बीच वाला साउंड बिल्कुल सेम टू सेम आता है. जैसे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा. मैंने आपको कहा कि 3 टाइप के रिदम राइम होते हैं, इनिशियल राइम, एंड नोट राइम और इंटरनल राइम. एंड नोट राइम मतलब जो लास्ट में 2 वर्ड राइमिंग वो आते हैं, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले, लास्ट का प्रोनाउंसिएशन जो सेम होता है वो वाले. एग्जांपल देखते हैं. इट्स हॉट एंड इट्स मोनोटोनस. अब इसमें क्या हुआ? हॉट और मोनोटोनस, इसमें जो ओ जो साउंड है वो बीच में है. असोनेंस सिंपली ध्यान में रखें कि ये सिर्फ वॉवेल के बारे में है. जैसे अलिट्रेशन का मैंने आपको बताया कि अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट जो साउंड है वही रिपीट होता है फर्स्ट प्लेस पर. वो हम कहते हैं कि उसे इनिशियल राइमिंग उससे हम कह सकते हैं. ओके, अलिट्रेशन इज़ द इनिशियल राइमिंग स्कीम है.
लेकिन एसोनेंस जो है बीच में अगर वॉवेल साउंड आता है कहीं पे भी तो वो बार बार रिपीट होता है. फॉर एग्जांपल इट्स हॉट एंड इट्स मोनोटोनस. हॉट, मोनोटोनस, ये जो यहाँ पे मोनो नो ओ जो आया है बार बार तो वो ओ रिपीट हुआ है, देयरफॉर इट इज़ एसोनेंस. ठीक है. और एग्ज़ाम में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर एक ही इसमें अगर 2 2 3 3 आएंगे तो कैसे पहचानेंगे. फिक्र मत रखिए, फिक्र मत कीजिए कि दे ऑलवेज आस्क यू द सेम फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ देयर. ओके, 2 में से एक जो है वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. अगर आपको लगता है कि 2 है तो यू हैव टू राइट बोथ 2 और 3 फिगर ऑफ स्पीच, तो आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं. ओके, कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 2 3 फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं तो वो सबके नाम लिखिए और वाई इट इज़ देयर वो रीज़न बहुत ज़रूरी होता है. उसका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ मोनोटोनस. यहाँ पे हॉट मोनोटोनस ये जो है उसमें एसोनेंस ही क्यों है, तो रीज़न हमें पता होना चाहिए कि देयर इज़ इंटरनल राइम बिटवीन द इंटरनल राइम इन द वर्ड्स. द सेकेंड सेंटेंस द क्रम्बलिंग थंडर ऑफ सीज. क्रम्बलिंग यू और थंडर का यू ये दोनों वहाँ पे रिपीट हुआ है एंड देयरफॉर इट इज़ अ क्रम्बलिंग थंडर. यू भी रिपीट हुआ है, इंटरनल राइमिंग वहाँ बनती है. थर्ड इज़ देयर इफ़ आई ब्लीड आई स्पीक इट्स बिकॉज आई जस्ट गॉट फ्रीज्ड. डेडवुड नाम की एल स्वेरिंगन की ये पोएम है. इसमें क्या होता है कि ब्लीड, स्पीक और फ्लीस, इसमें अब यहाँ पे रिपीटेशन कुछ नहीं हुआ है, रिपीट वर्ड नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम में बहुत बार हमें फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है भी या नहीं है. तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द ब्लीड. ओके, स्पीक में ये है और लास्ट में जो फ्लीस है तो उसमें चाहे वो ई डबल अलग अलग है, ए ई आया है, ई आया है, तो लास्ट में फ्लीस आया, लेकिन राइमिंग वो बिल्कुल एक ही है. ब्लीड, स्पीक और फ्लीस ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए वहाँ पे एसोनेंस आता है. फोर्थ सेंटेंस आई बीट्स एज इट स्वीप एज इट क्लीन्स. तो बीट्स उसमें भी वही होता है, बीट्स, स्वीप्स एंड क्लीन. ई जो बीच वाला साउंड है वो रिपीट होता है एंड दैट रिपीटेशन दैट राइमिंग इज अ एसोनेंस. स्ट्रीफ ऑफ टीन फॉइल विंकिंग लाइक ए पीपल. इसमें भी स्ट्रीफ जो आई साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है. स्ट्रीफ टी के साथ हुआ है. देन विंकिंग लाइक में नहीं आता, विंकिंग और स्ट्राइप ये तीनों में ही वो आ रहा है. सो देयर इज़ अ एसोनेंस, इंटरनल राइमिंग बनती है वहाँ पे. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. इट्स वेरी समटाइम इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन वो बहुत सिंपल है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा. और मैं कहूँगा कि यही 20 अगर फिगर ऑफ स्पीच है उनको 5-5 करके आप लर्न करें. तो 5-5 अगर लर्न करते हो उनको फर्स्ट टाइम आपको बुक्स में सर्च करने हैं. बुक्स में सर्च करोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. 12 नंबर कैसमस. इसमें शियासमस भी कहते हैं और कैसमस भी कहते हैं. शियासमस इज़ वेरी बेटर नेम फॉर दिस. शियासमस नाम का फिगर ऑफ स्पीच कहाँ होता है और कैसे उसे पहचाना है. The verbal pattern in which the second half of the expression is a balance against the first, but with the part reverse. अब इसमें जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट का सेंटेंस होता है. जैसे हमने एंटीथेसिस में देखा था, वैसे यहाँ पे अगेंस्ट जो होते हैं. एंटीथेसिस में दोनों अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, बट शियासमस में होता है कि दोनों अपोजिट आइडियाज़ होने के बाद भी वो एक दूसरे को रिवर्स करते हैं, एक दूसरे से इंपॉर्टेंस दिखाते हैं. उसमें क्या होता है कि हर सेंटेंस जो हमने देखा था एंटीथेसिस में, हर सेंटेंस अपना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन शियासमस में पहला सेंटेंस का जो भी कुछ कमी है या कुछ भी जो रिमेनिंग है वो सेकंड सेंटेंस भर के निकालता है. सेकंड क्लॉज जो वो भर देता है, रिवर्स कर देता है. फॉर एग्जांपल ये पढ़ेंगे पहले. बोथ क्लॉजेस सपोर्ट टू ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. विथ वन क्लॉज वी कांट गेट द प्रॉपर मीनिंग. एक क्लॉज के साथ हमें मीनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर. लेट अस नेगोशिएट आउट ऑफ फियर. तो जो नेगोशिएशन की जो फियर है आपके दिमाग में कि मुझे नहीं आता, मुझे कैसे होगा, ये होगा, इससे बाहर निकलिए. बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट. लेकिन फियर जो है नेगोशिएट, वो फियर मत रखिए कि नेगोशिएट होने की फियर जो है वो मत रखिए.
नेगोशिएट से बाहर रखिए, उसकी ये फियर निकाल दीजिए, लेकिन दिमाग में वो फियर मत रखिए नेगोशिएशन की कि मुझसे कुछ गलती हो रही है। अंडरस्टैंड, मुझसे नहीं होगा ये अगर सोचते रहते वो अलग बात है, और निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी फियर नहीं रखना चाहिए। अगर आप मेरा ब्लॉग पढ़ते हो तो इन दैट माई ब्लॉग इन द फर्स्ट आई रिटन अबाउट वन थिंग, जॉन मिल्टन का बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने उसमें लिखा था कि फेयरवेल इज़ फियर ऑफ फेयरवेल बट फियर टू फेयरवेल। छोड़ने के लिए तो डर को तो छोड़ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़नी है, लेकिन वो चीज़ें छोड़ने का भी डर लगता है। ये सेंटेंस उसका मीनिंग था, दैट इज़ अ शासमस। सेकेंड वन इज़ देयर, वी शेप आवर बिल्डिंग्स एंड आफ्टरवर्ड आवर बिल्डिंग्स शेप अस। हम अपनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, लेकिन बाद में वो बिल्डिंग हमें बनाती है, मीन्स दे आर शेपिंग टू अस। पहला सेंटेंस वो कुछ अलग से ये करता है, और दूसरा सेंटेंस उसका मीनिंग वापस रिवर्ट करके देता है। थर्ड सेंटेंस इज देयर, वी आर इलेक्टेड टू चेंज वाशिंगटन। अब जॉन मैकन ने वो सेंटेंस लिखा था फॉर हिज पोएम रिगार्डिंग विद द अब्राहम लिंकन, उसके लिए वो लिखा हुआ सेंटेंस है, वी आर इलेक्टेड टू चेंज द वाशिंगटन। हमने वाशिंगटन को चेंज करने के लिए हमें इलेक्टेड किया है, बट वी लेट वाशिंगटन चेंजेस। लेकिन हम वाशिंगटन ही हम खुद को हमें बदल देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने तो पॉलिटिक्स बदलने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन पॉलिटिक्स ने मुझे बदल दिया। जब ये सेंटेंस मैं बोलूँगा ओके, तो ये सेंटेंस होगा शासमस का एग्जाम्पल है। फोर्थ सेंटेंस वो जो बिल्कुल आपको लागू पड़ता है, बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है स्पेशली, स्कूल वांट्स टू चेंज द स्टूडेंट। स्कूल जो है वो बच्चों को बदलना चाहती है, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स चेंज द स्कूल एट लास्ट। स्टूडेंट ही स्कूल को पूरा बदल देते हैं। ये शासमस का दोनों अपोजिट है, लेकिन रिवर्स मीनिंग में आते हैं, एक दूसरे के साथ होते सपोर्टिंग करते हैं। लास्ट वाला ब्यूटीफुल सेंटेंस है, मनी इज़ नॉट अ गॉड बट इट इज़ नॉट लेस दैन गॉड। मनी गॉड नहीं है, लेकिन वो गॉड से भी बिल्कुल कम नहीं है, मीन्स इक्वल टू द गॉड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस शासमस। इस सेंटेंस को, इस एक्टिविटीज़ को अपने रेगुलर लाइफ में, अपने आजू बाजू में देखिए, आपको बुक्स में पढ़िए, जल्दी समझ में आएगा। 13 नंबर इज़ यूफेमिज़म। अब यूफेमिज़म जो है वो बहुत ही यूज़ हुआ था नियर अबाउट 14-15 सेंचुरी में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। वो एक फैशन होती थी यूफेमिज़म यूज़ करने की। तो यूफेमिज़म क्या होता है, इट इज़ इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ अनप्लीजेंट और द एम्बैरेसिंग, द यूज़ ऑफ सच एक्सप्रेशंस। ओके, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, थोड़ा एम्बैरेसिंग यूज़ होता है, थोड़ा सा ख़राब लगता है, तो उस वर्ड की जगह हम कुछ अलग से वर्ड यूज़ करते हैं जो सुनने में बहुत ही अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ जो वर्ड होते हैं वो पोएटिकल लाइन्स में यूज़ होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली यूज, एम्बैरस होते हैं और उनको हम बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। दैट टाइम इट इज़ व्हेन यूजिंग सच वर्ड्स, दैट इज़ अ यूफेमिज़म। और जैसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे इसमें, पास अवे, जैसे पास अवे ये वर्ड है वो डाइड के लिए, तो ही इज़ नो मोर, ये भी एक सेंटेंस उस डाइड के लिए, तो हम कहते नहीं ही इज़ अ डेड नहीं कहते, तो वी सेड ही इज़ अ पास अवे। डियरली डिपार्टेड मीन्स बहुत बार में जो पास वाला था, ही इज़ डिपार्टेड मीन्स डेथ। एथनिक क्लींसिंग, इट्स अ जेनोसाइड। धर्म परिवर्तन जो होता है इसके लिए वो एथनिक क्लींसिंग होती है। नेगोशिएट पेशेंट आउटकम, नेगेटिव पेशेंट आउटकम, जो पेशेंट है वो बाहर आया, वो नेगेटिव इसमें, पॉजिटिव इसमें नहीं, नेगेटिव में वापस आया, मीन्स व्हाट, ही इज़ डेड। कॉटरल डैमेज, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो उसके देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं कहते, तो उसके लिए यूज़ होता है कॉटरल डैमेज। थोड़ा सा डैमेज हुआ है आपके इसमें, डैमेज हुआ है मतलब एक्सीडेंट हुआ है। पुट टू स्लीप, यूथेनाइज, पुट टू स्लीप मतलब क्या होता है कि इट इज़ जब इंजेक्शन दे देते सुलाने के लिए, तो उसमें कहते हैं यूथेनाइज। इथेनॉल का इस्तेमाल करके जब यूथेनाइज किया जाता है तो दैट इज़ वी कॉल्ड दैट, जो एक आर्टिफिशियल स्लीप होती है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, अब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मतलब जैसे उसका सम लेडी बाय मिस्टेक और बाय नेचुरली शी इज़ लॉस द चाइल्ड, दैट टाइम वी कॉल्ड विदाउट मिस अबॉर्शन के लिए हम उसे, शी वांटेड टू लॉस द चाइल्ड, अबॉर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन बहुत सारे ऐसे वर्ड हमारे इसमें हैं, जैसे एक बहुत पर्टिकुलर वर्ड है टॉयलेट। तो टॉयलेट जो वर्ड है स्पेशली इन 16th सेंचुरी, ये टॉयलेट वर्ड जो
घोड़े का तबीला होता था, घोड़े के तबीले के लिए इसे यूज़ किया जाता था। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप के टाइम में टॉयलेट का इस्तेमाल हुआ कि जो डेकोरेशन रूम होता है उसके लिए टॉयलेट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर द डिफरेंट वर्ड। लेकिन आज उसका हम टॉयलेट बोलने से थोड़ा जोड़ते हैं कि वी यूज़ द इंस्टेड ऑफ वन वर्ड दैट इज़ कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल प्लेस, दैट इज़ द इफेमिज्म। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ दैट वन। लास्ट का आज के वीडियो का हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, यह है हाइपरबोल। अब कुछ बच्चे इसके हाइपरबोले भी यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के, इट इज़ अ हाइपरबोल। अब ये हिंदी में अगर करेंगे तो हाइपर मीन्स बहुत ऊपर वाली, बोल मतलब ज़्यादा बोलना, ये हम हिंदी में भी उसे समझ सकते हैं। हाइपरबोल मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है, इस हिंदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाइपर मीन्स हाईएस्ट लेवल लैंग्वेज विच इज शोइंग द स्मॉल थिंग्स आल्सो सो मच बिग वन। तो इसका क्या यूज़ करेंगे? A poet or speaker use a very high exaggerated language to describe the very simple things. It is just to heighten the things. पोइट जो होता है, पोइट और स्पीकर जो होता है, कुछ लंबी लंबी फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। वो लंबी फेंकने वाले जो लोग होते हैं वो हाइपरबोल वाले होते हैं। और डिस्क्राइब द वेरी सिंपल थिंग, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके वो समझाने की कोशिश करते, बताते हैं। फॉर एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा लेसन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर नाम का। वो ईश्वरन जो होता है वो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताता है। और हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके बताने की और ये होती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, और बाद में पता चलता है कि जस्ट सिंपल थिंग इज़ देयर, वेरी सिंपल थिंग, वो होता है, दैट इज़ अ हाइपरबोल। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिस्क्राइब द थिंग्स दैट कांट बी पॉसिबल इन रियलिटी। जो चीज़ें बिल्कुल भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती हैं और रियलिटी में नहीं होती हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं हाइपरबोल में। इट इज़ अ यूज़ ऑफ हाई लेवल लिटरेरी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा बड़ी हाईएस्ट लैंग्वेज यूज़ होती है उसमें। फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था कि आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। मैंने कहा था कि तुम्हारा रूम मिलियन टाइम्स क्लीन करो। कभी पॉसिबल नहीं, मिलियन टाइम्स कोई रूम पास ये नहीं कर सकता। हाउ इट इज़ पॉसिबल 1 10 2 टाइम। इट वॉज सो कोल्ड आई सॉ पोलर बियर वियरिंग द हैट्स एंड द जैकेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, मैंने एक पोलर बियर को स्वेटर और हैट पहनते हुए, जैकेट पहनते हुए देखा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं, हाइपरबोल इज़ बहुत ज़्यादा। सो शी इज़ सो डम शी थिंक टैको बेल इज़ अ मैक्सिकन फ़ोन कंपनी। अब वो इतनी डम है, डम मीन्स बुद्धू है, इतनी ये है कि उसे इतना भी नहीं पता है। उसे लग रहा था कि टैको बेल नाम की मैक्सिकन फ़ोन कंपनी है, ये उसे लग रहा था। टैको बेल इज़ समथिंग डिफरेंट नाम है, तो उसे लग रहा है कि एक मैक्सिकन फ़ोन कंपनी है। अब इतना बुद्धू कोई भी नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड? कोई इतना बुद्धू नहीं है कि जिसको इतना भी ना पता हो कि ये नाम है या कुछ और है, ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि घोड़ा भी खा जाऊँ। कैसे पॉसिबल है? एक घोड़ा खाने की भूख किसी को होगी नहीं, थोड़ा सा ही खा सकता है, कितनी भी भूख लगे इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। लेकिन वो कहता है कि आई एम सो हंग्री। तो दैट इज़, ये एग्जैगरेटेड लैंग्वेज हम घर में बहुत बार यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। आज मेरे पास हज़ारों चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। जिसके पास टाइम नहीं, ऐसा इंसान ढूंढ के नहीं मिल सकता। सब लोग बिजी है, लेकिन किसी के पास कुछ काम नहीं है। ओके, वी आर सेइंग दैट आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स, बट एग्जैक्टली इतने वर्क किसी को नहीं है, कोई इतना बिजी नहीं होता। एवरीबडी हैव सम लेजर टाइम। So these are the exaggerated meaning languages, exaggerated sentences. Hyperbole is use of highest literary language, which is showing more and more something which is not in reality exist. ठीक है, आई होप कि यहाँ ये तो जो 40 फिगर ऑफ स्पीच में आपको पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस. So in next figure of speech, next 6-7 figure of speech we will see in the next video. Wait for the next video. Bye bye.